नमस्कार, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आप देख रहे हैं, एक-एक करके बात करेंगे और एक बिहार बजट का भी पूरा एक टॉपिक है। कई सारे क्वेश्चंस हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। शुरू करते हैं बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि सरकारी जॉब न्यूज़ के जो ऐप है उस पर छूट चल रही है। करंट फोर्स के मेंबरशिप के लिए आपकी तैयारी शानदार हो पाएगी। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए फरवरी 2024 में यानी अभी चंडीगढ़ मेयर चुनाव के वोटों की रिकाउंटिंग करवाई और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को विजेता घोषित किया है। एक बहुत बड़ा ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। आंसर का अनुच्छेद 142 यानी अनुच्छेद 142। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को ये फैसला सुनाया है संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का मामला। ओके, तो कोर्ट ने क्या किया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे संयुक्त रूप से कुलदीप कुमार, तो उनको चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया है और निर्वाचन अधिकारी जो अनिल मसीह है उसके खिलाफ कदाचार के लिए मुकदमा चलाने का आदेश दिया। हुआ क्या था? हुआ ये था कि चंडीगढ़ मेयर जो चुनाव हुआ उसमें पार्षद और सांसद वो लोग वहाँ उस इलाके के वो लोग वोट करते हैं। तो वोटिंग के दौरान अनिल मसीह ने, जो देख भी रहे हैं आप, उन्होंने क्या किया, 8 पार्षदों के बैलेट पेपर पर निशान लगा दिया और अवैध घोषित कर दिया था, जबकि सदन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का उसका बहुमत था और ये सारी गड़बड़ी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। मामला मीडिया में पहुंचा। उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो संयुक्त उम्मीदवार थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया, फैसला सुनाया। और आपको बताऊं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने गिनती करवाई है खुद अपने सामने और उसके बाद विजेता किसी को घोषित किया है चुनाव के मामले में। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात है, अनुच्छेद 142 का प्रयोग हुआ है। तो इसका प्रयोग अक्सर अलग अलग वक्त में सुप्रीम कोर्ट करता रहा है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो जो राम जन्मभूमि वाला जो डिसीजन था उसमें अनुच्छेद 142 का उपयोग हुआ था। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 142 है क्या, इसमें क्या क्या बातें हैं। देखिए, ये जो अनुच्छेद है वो भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अंतर्गत आता है, संघ की न्यायपालिका। और ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय का विशेषाधिकार देता है। इसके अंतर्गत किसी मामले में अगर कानून लागू नहीं हुआ है तो कोर्ट के फैसला जो है सर्वोपरि माना जाएगा। और भी कई बातें हैं इसमें। तो इसको इस अनुच्छेद को 2 टुकड़े में बांटा गया है, अनुच्छेद 142(1) और अनुच्छेद 142(2). अनुच्छेद 142(1) में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार है कि अगर किसी मामले में मौजूदा कानून से पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून से हटकर अलग से आदेश दे सकता है और ये आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक मामले के संबंध में सरकार या संसद कोई खास प्रोविजन न दे दे, यानी कोई स्पेशल कानून न बना दे। दूसरी बात क्या है, अनुच्छेद 142(2), उसमें सुप्रीम कोर्ट को किसी व्यक्ति को बुलाने, दस्तावेज मांगने, दोषी के मामले में जांच का अधिकार है। इसके अलावा दोषी को दंडित करने का भी अधिकार ये देता है। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने, इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। ऐतिहासिक फैसला है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद काउंटिंग करवाई और पुरानी जो काउंटिंग थी, जो गलत हुआ था, वो सब साबित हुआ और उस दोषी जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था अनिल मसीह, उसको दंडित करने के लिए मुकदमा चलाने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में वोटिंग जो है ना वही सर्वोपरि है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पर गड़बड़ी होती है तो इसका मतलब लोकतंत्र हमारा बहुत ही खतरे में है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन दिया है, इसकी वजह से लोगों में ये भरोसा हुआ है कि लोकतंत्र जो है वो उसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट अभी कर रहा है। ठीक है, अलग अलग वक्त पे सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे फैसले देता रहता है जो कि लीक से हटकर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि ये सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर करंट फोर्स की तैयारी शानदार होती है। एग्जाम गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि
करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे IAS PCS एग्जामिनेशन हो, रेलवे हो, SSC हो, पुलिस, टीचर, स्टेट SSC, राज्यों के तमाम एग्जामिनेशन, उन सब के लिए यहाँ पर कंटेंट है। और ये 2 तरह का मेंबरशिप प्लान है, एक है बेसिक मेंबरशिप प्लान और अभी छूट चल रही है 150 रुपये में, मात्र 25,000 स्टूडेंट के लिए है। करंट अफेयर्स की तैयारी होती है, 6 मंथ का ये मेंबरशिप प्लान है। और दूसरा है IAS PCS एग्जामिनेशन के लिए 250 में, मात्र 15,000 स्टूडेंट्स के लिए 6 मंथ का। करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी होगी। इसमें मिलता क्या है, इसमें सरकारी जॉब न्यूज को ऐप है, उस पर करंट अफेयर्स का वीडियो, PDF, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज तमाम एग्जामिनेशन की, ये सब मिलते हैं। अगले 6 मंथ तक मिलेंगे और तैयारी के लिए पिछले 2 सालों का PDF भी मिलेगा, अगले 6 महीने तक PDF भी मिलेगा। और वो PDF जो है ना, वो कई तरीके का होता है, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, और उसमें वीडियो का लिंक भी होता है, ताकि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा वहीं से, तो खास तरह का है। और साथ में वीडियो करंट अफेयर्स का मिलता है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये टोटल वीडियो भी है। पिछले साल के भी वीडियो अवेलेबल हैं मेंबरशिप के लिए, प्लान के लिए, ओके। और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी है, जैसे बेसिक वाला जो है वो SSC, स्टेट SSC, पुलिस, रेलवे, इन सब के एग्जामिनेशन के लिए, टीचर के लिए है। और IAS PCS एग्जामिनेशन के लिए ये वाला मेंबरशिप है। देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके बहुत काम आएगा। और इसमें हम UPSC और तमाम राज्यों के जो PCS एग्जामिनेशन है, चाहे बिहार हो, UP हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों के, उन सब के एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज भी होते हैं। और सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में निजी कंपनी द्वारा पहली बार स्वदेशी सैन्य स्तर का जासूसी सैटेलाइट बनाया गया है, तो इसके निर्माता का नाम बताएं। देखिए, यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि इसरो तो बनाता रहा है इस तरह के सैटेलाइट, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा पहली बार हुआ है। इसका आंसर होगा TASL। क्या है? TASL। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं, मैंने पहले बताया कि इसरो कई तरह के सैन्य खुफिया सैटेलाइट बनाते रहा है और अंतरिक्ष में तैनात है, लेकिन अभी तक किसी निजी कंपनी द्वारा भारत में ये नहीं बनाया गया था। तो ये जो कंपनी है TASL, ये क्या फुल फॉर्म क्या है? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। क्या है नाम? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। ये भारतीय एरोस्पेस निर्माण कंपनी है, सैन्य इंजीनियरिंग और डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों का उत्पादन करती है। कंपनी टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। स्थापना हुई थी 2007 में, मुख्यालय इसका हैदराबाद में है। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च भी किया जाएगा अंतरिक्ष में, और ये अमेरिका से भेजा जा रहा है इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, ओके। और भारत के जो रक्षा तमाम जो संगठन है, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ओके। तो स्पेस एक्स के द्वारा अप्रैल में इसको लॉन्च किया जाएगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 किस जगह फरवरी 2024 में आयोजित हुआ है? आंसर होगा इसका विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है, मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, मतलब कि बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं, उसकी नौसेना शामिल होती है। तो ये कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है, और 19 फरवरी को शुरू हुआ है और 29 यानी 29 फरवरी तक ये चलेगा। और इसमें कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? 51 देशों की नेवी पार्टिसिपेट कर रही है। और ये युद्धाभ्यास जो ना मिलन, वो या मिलान भी कहते हैं कई बार, तो हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। और इस बार INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य वो एक साथ इसमें नज़र आए हैं, पहली बार एक साथ। ठीक है, INS चेन्नई भी इसमें शामिल हुआ है, और INS चेन्नई इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाल सागर में रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है INS चेन्नई ने। जब हुतियों ने जहाज़ों पर अटैक कर दिया था, जो कमर्शियल जहाज़ थे, तो उन सबको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए INS चेन्नई गया था। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये युद्धाभ्यास चल रहा है विशाखापत्तनम में, और उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, मालदीव, UK, मलेशिया, कनाडा, स्पेन, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, इराक, ब्राज़ील, यमन, तो इस और भी कई देशों के जो है ना वो नेवी और या फिर उससे रिलेटेड जो भी फोर्स है वो सब वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं
तो एक इम्पॉर्टेंट ये युद्धाभ्यास है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 77वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आंसर होगा ओपेनहाइमर, ठीक है। क्या है? ओपेनहाइमर। इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, तो उन्हीं की फिल्म है और ये 18 फरवरी को 77वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड में इस पिक्चर को अवार्ड मिला है। कई सारे और अवार्ड मिले हैं इस फिल्म को। ओपेनहाइमर जो फिल्म है वो भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है। ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है और उन्होंने प्रोजेक्ट मैनहट्टन के दौरान पहला परमाणु हथियार विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है। और उन्हीं बमों का इस्तेमाल जापान पर किया गया था। तो इस फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। 77वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा पुरस्कार 2024 में फिल्म ओपेनहाइमर ने सबसे ज़्यादा कितने अवार्ड जीते हैं? आंसर का 7, टोटल 7 अवार्ड इस फिल्म ने जीते हैं। कौन कौन से अवार्ड हैं? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला ओपेनहाइमर को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला ओपेनहाइमर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को, ये भी नाम आप ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर के जो एक्टर मुख्य भूमिका निभाई, किलियन मर्फी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर के ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। बेस्ट म्यूजिकल स्कोर का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर के ही लुडविग गोरानसन को, ठीक है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट एडिटिंग, ये सारे अवार्ड इस फिल्म को मिले हैं। महत्वपूर्ण बात है। और अब देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं उनकी लिस्ट। तो बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, बेस्ट ब्रिटिश फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट, बेस्ट डायरेक्टर वही क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी, बेस्ट फीमेल एक्टर ये पुअर थिंग्स फिल्म के जो एक्ट्रेस थी एमा स्टोन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वही ओपेनहाइमर के रॉबर्ट डाउनी जूनियर, और बाकी ये देख रहे हैं। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला है द बॉय एंड द हेरोन, इन सबको मिला है ये अवार्ड, ठीक है। और अगर बात हो कि क्या भारतीय ने नहीं जीता, तो नहीं, इस बार नहीं जीता है। देखिए अब तक सिर्फ 4 भारतीयों ने ही ये बाफ्टा अवार्ड जीता हुआ है। एक 1982 में रोहिणी हट्टगडी, उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था फिल्म गांधी के लिए। और 1998 में शेखर कपूर ने आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का नाम था एलिजाबेथ, तो उसके लिए अवार्ड जीता था। 2008 में रसेल पुकुट्टी ने बेस्ट साउंड का अवार्ड जीता था फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। 2010 में ए.आर. रहमान ने फिल्म 127 आवर्स फिल्म के लिए बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का अवार्ड जीता था। तो उसके बाद से अवार्ड अभी किसी को नहीं मिला है, भारतीयों की बात करें तो, ठीक है। अब तक बाफ्टा में टोटल 19 भारतीयों के नॉमिनेशन मिले थे और 4 बार जीता है, ठीक है। तो बाफ्टा के इम्पॉर्टेंट ये अवार्ड्स रहे। बाफ्टा फिल्म अवार्ड जो है वो ये ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान के लिए, सम्मान के लिए ये दिया जाता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एक्ट्रेस को बाफ्टा अवार्ड समारोह में प्रेजेंटर बनने का जिम्मा मिला है या निभाया उन्होंने? हालांकि इस क्वेश्चन को पहले मैंने लिया था, लेकिन चूंकि हो गया है तो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं। आंसर का दीपिका पादुकोण, तो उन्होंने डेविड बेकहम और दुआ लीपा के साथ प्रेजेंटर के तौर पर वो भूमिका निभाई। और इससे पहले दीपिका 2023 में ऑस्कर अवार्ड में प्रेजेंटर के रूप में काम कर चुकी हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बिहार बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देश का सबसे तेजी से विकास दर यहाँ पर है, सबसे तेज विकास दर देश का यहाँ पर। बजट टोटल 2.78 लाख करोड़ रुपए का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार और यूपीएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले तमाम जो भी लोग हैं उनको ये पूरा कंटेंट देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं बिहार बजट से रिलेटेड क्वेश्चन, और यहाँ मैंने फिर से काउंटिंग शुरू कर दी है। क्वेश्चन होगा, बजट 2024-25 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 2.78 लाख करोड़ रुपए। ओके, 2.78 लाख करोड़ रुपए ये लक्ष्य रखा गया है खर्च का, ये बजट है। और बजट को किसने पेश किया? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 फरवरी को ये बजट पेश किया
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। ठीक है, तो लेखा जोखा एक बार देख ले क्या है कैसे है। तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट वो 2.78 लाख करोड़ रुपए, मतलब 2,78,000 करोड़ रुपए हुआ। अगर पिछले साल का देखेंगे यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर का 2023-24 का, उसका बजट का आकार 2.61 लाख करोड़ रुपए था। और तुलना देख करेंगे हम कितना ज़्यादा है इस बार का, तो 16,840 करोड़ रुपए बड़ा बजट है 2024-25 का बजट। ठीक है, एक बेसिक बात बताऊं कि 2024-25 या 23-24 किसको कहा जाता है? तो बजट जो है ना, यह फाइनेंशियल ईयर भारत में अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक को काउंट किया जाता है। ठीक है, अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अगले साल का, तो ये होता है फाइनेंशियल ईयर इंडिया में। तो आप देख लेते हैं कि इनकम कैसे कैसे आने वाला है, कहाँ कहाँ से कितना इनकम आने वाला है। तो देखिए, बजट तो जो आपने देखा खर्च का लक्ष्य 2.78 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, ये खर्च का है। आय का भी 2.78 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन अगर आप पूरा डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा है, करीब 1000 करोड़ के आसपास का। ठीक है, इनकम। और रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है? तो 2.78 लाख करोड़ रुपए, और कैपिटल रिसिप्ट है 52,000 करोड़ रुपए। और ये जो कैपिटल रिसिप्ट है ना 52,000 करोड़ रुपए, इसमें 51,600 करोड़ रुपए नया लोन ले रही है सरकार, और 439 करोड़ रुपए किसी को लोन दिया हुआ तो उसकी वसूली कर रही है सरकार। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ये देख लेते हैं कि रुपया आ रहा है कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है कि सरकार ने कमाया है अलग अलग टैक्स से, या केंद्र सरकार से सहायता मिली है। जो टैक्स है कि उसमें बिहार सरकार को जो हिस्सा है वो मिला है। सरकार का जो अपना राजस्व का जो ढांचा है, जो इनकम का ढांचा है, वहाँ से इनकम आ रहा है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट। और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट, यानी हमने कहीं से जुटाया है, लोन वगैरह जो हमने दिया था वो वसूली की है और नया कर्जा लिया। आमदनी कहाँ कहाँ से कितना कितना आ रहा है? तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा आ रहा है यानी 40.52%, वो केंद्रीय करों का राज्य का अंश, राज्य का हिस्सा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि राज्य का यानी राज्य सरकार का कर राजस्व है अपना, वो 19.47% है। फिर हम देख रहे हैं केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। एक तो करों में, केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है वो मिला है, और दूसरी बात की केंद्र सरकार से सहायता मिली है, ये तो 18.7% हिस्सा है। फिर लोक ऋण, ये 18.53% है। मतलब कि लोक ऋण क्या हुआ? ऋण का हुआ पब्लिक डेट, मतलब सरकार ने अपना खर्च चलाने के लिए कर्जा लेने का प्लान किया है, प्रावधान किया है। ठीक है, उसका हम देख रहे हैं राज्य का जो कर भिन्न राजस्व है, ये 2.63% है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि आमदनी कितना हो रहा है, कहाँ कहाँ से कितनी आमदनी हो रही है। अब खर्चा देखते हैं, यानी एक्सपेंडिचर कितना है। तो एक्सपेंडिचर 2.78 लाख करोड़ रुपए है टोटल। उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व जो खर्च है वो है 2.25 लाख करोड़ रुपए है। ओके, और दूसरा क्या है? पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 53,000 करोड़ रुपए है। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादातर सैलरी और अलग अलग चीज़ों में, कुछ जो योजनाएं चल रही हैं उसमें होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इस तरह का होता है जो कुछ नया, कुछ निर्माण करना है, कुछ ऐसा चीज़ करना है कि लॉन्ग टर्म वो कैपिटल के रूप में हमारे पास रहे। इसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं। एक है योजना व्यय यानी स्कीम एक्सपेंडिचर, मतलब बिहार सरकार ने इस जो एक्सपेंडिचर यानी खर्च व्यय जो है ना उसको इस रूप में भी डिवाइड किया है, ये टोटल खर्चे का। एक है योजना व्यय यानी स्कीम एक्सपेंडिचर, वो 1 लाख करोड़ रुपए का ये तय किया गया है कि हम योजना अलग अलग तरह की उसमें हम खर्चा करेंगे योजना के तहत। ठीक है, दूसरा है स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय यानी इस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर, ये है 1.78 लाख करोड़ रुपए। तो अब ये सवाल है कि रुपया आएगा कहाँ से? अच्छा, ये स्थापना और प्रतिबद्धता जो है ना उसका मतलब ये हुआ कि सैलरी वगैरह हो गया, इसके अलावा जो यहाँ कुछ कमिटमेंट है, उस तरह के जो खर्चे हैं वो ज़्यादातर हो गए इसमें। अभी देखते हैं कि रुपया कहाँ जाएगा, यानी खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है वो हो रहा है सामाजिक सेवाएं में, 38.89%।
ओके, सामाजिक सेवा यानी सोशल सर्विसेज, अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, सर्विसेज उन सब के लिए। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं ये सामान्य सेवाएं, ये 29.95% उसमें खर्चा हो रहा है। उसके बाद आर्थिक जो सर्विसेज, आर्थिक सेवाएं हैं, उसमें 22.68% खर्चा हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं लोक ऋण। लोक ऋण का मतलब क्या हुआ? जो कर्जा लिया गया था ना सरकार के द्वारा पिछले लंबे समय से, तो उसका चुकाना भी है, तो वो लोक ऋण का, इसमें ब्याज वगैरह भी इसमें शामिल है। 0.44% जो है ना वो है लोन, सरकार भी देती है कुछ लोगों को, ठीक है, सरकार की ओर से भी लोन दिया था पब्लिक को, वो गया। और 0.01% जो है सहायता अनुदान और अंशदान है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट को सहायता वगैरह करना हुआ, वो सब अनुदान हुआ ये, ठीक है। तो ये तो टोटल आपने देख लिया कि जो खर्चा है, ओके, तो ये हो गया इनकम और ये हो गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। आगे और भी मैं डिटेल बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं कि जो बजट है सरकार का, वो साल दर साल कैसे बढ़ा है, बड़ा होता चला गया। देखिए 2020-21 में जो बजट था वो 2,11,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, और फिर वो बढ़कर अभी हम देख रहे हैं 2,78,000 करोड़ रुपए ये हो गया। इस तरीके से ये बढ़ता गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और बात करेंगे हम लोग बिहार के प्रमुख विभागों को कितना बजट आवंटन मिला है और टोटल बजट का वो कितना % है। तो ये पूरी लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो खर्चा कर रही है सरकार, वो कर रही है शिक्षा विभाग पर, शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, और टोटल बजट का ये 18.89% है। कितना खर्चा करने जा रही है सरकार? 52,639 करोड़ रुपए। दूसरे स्थान पर है स्वास्थ्य विभाग, जहां पर 14,932 करोड़ रुपए खर्च होगा, और टोटल बजट का ये 5.36% है। फिर ग्रामीण विकास विभाग को देख रहे हैं, 14,296 करोड़, और ये टोटल बजट का 5.13% है। इस तरह से ऊर्जा विभाग को 4.1%, नगर विकास और आवास विभाग को 4.05%, पंचायती राज विभाग को 3.96%, ग्रामीण कार्य विभाग को 3.42%, सामाजिक कल्याण विभाग को 2.96%। इस तरीके से कृषि विभाग को देखेंगे तो 1.29% है। फिर खेल विभाग 0.07% है, ठीक है। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है उन सब की लिस्ट यहाँ पर मैंने दे दी है, जिससे रिलेटेड बिहार के संबंधित एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आते हैं वो सब हैं। इसके अतिरिक्त भी कई सारे विभाग हैं जिनको बजट का आवंटन हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ और बातें बता दूं महत्वपूर्ण। यहाँ आप देख रहे होंगे कि विभाग है, विभाग 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 विभाग, ठीक है। यहाँ मंत्रालय नहीं लिखा हुआ है, जबकि जो केंद्रीय बजट पेश हुआ था, निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया था अंतरिम बजट, उसमें क्या था, उसमें मंत्रालय की बात थी कि इन मंत्रालयों को इतना दिया गया। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि राज्यों में मंत्रालय नहीं होते हैं, राज्यों में विभाग होते हैं, राज्यों में विभाग के मंत्री होते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार में विभाग नहीं बल्कि मंत्रालय के मंत्री होते हैं। अगर कहीं भी लिखा हुआ मिले कि इस मंत्रालय में क्वेश्चन हो कि ये मंत्रालय, समझ लेना सीधा कि वो केंद्र सरकार की बात हो रही है, और अगर विभाग की बात हो रही है तो संबंधित राज्य के विभाग की बात हो रही है। क्लियर होगी बात? स्टेट में डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं और सेंटर में मिनिस्ट्री के मंत्री होते हैं। क्लियर? चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार ने बजट 2024-25 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना % रखा है। अब आप कह रहे हो, सोच रहे होंगे जीएसडीपी क्या है, कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको बताओ। इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद। जैसे जीडीपी होता है केंद्र यानी पूरे देश की बात करेंगे हम तो हम जीडीपी कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन राज्य की बात करेंगे तो हम कहेंगे जीएसडीपी। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है जीएसडीपी का, वो है 2.98%। कितना है? 2.98%। और अगर हम बात करेंगे कितना जीएसडीपी है बिहार का, तो वो 2024-25 में जो अनुमान है
वो 9.76 लाख करोड़ होने का अनुमान है, और ये वर्तमान मूल्य पर है, यानी करेंट प्राइस पर बात कर रहा हूँ मैं। जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक है करेंट प्राइस यानी वर्तमान मूल्य, और दूसरा जो होता है वो होता है आधार मूल्य, यानी पूर्व वक्त का, यानी खास एक ईयर को टारगेट कर लिया जाता है, उसके आधार पर उसका मूल्य। ओके, तो स्थिर मूल्य कहेंगे उसको। 9.76 लाख करोड़ रुपए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद होने की उम्मीद है, और राजकोषीय घाटा इस बार उसका 2.98% है, यानी 29,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कि एक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण अधिसीमा 3.5% से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे रिलेटेड भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार ने कानून बनाया हुआ है, काफ़ी पहले बनाया हुआ है, ये कि जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, वो टोटल जीडीपी या जीएसडीपी का 3.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बताया जा रहा है कि ये बेहतर है। अब हम बात कर लेते हैं कि राजकोषीय घाटा किसको कहते हैं, मतलब क्या हुआ राजकोषीय घाटे का। तो यहाँ कुछ फार्मूला देखें, टोटल नॉन डेट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन डेट रिसिप्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इसका कि बिना ऋण का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट है उसको हम देख रहे हैं, उससे माइनस कर रहे हैं। ओके, तो उससे निकलता है, यानी टोटल जितना खर्चा हो रहा है ना, जो टोटल आप खर्च कर रहे हैं, तो उस खर्च में से जो ऋण की वसूली है या ऋण की जो वापसी है उसको हटा दीजिए, और फिर जो टोटल जो इनकम ले रहे हैं, ठीक है, उसमें से भी जो इनकम कर रहे हैं तो उसमें से जो कर्ज ले रहे हैं उसको हटा दीजिए। तो वो फिर जो राशि बचती है वही होता है ये फिस्कल डेफिसिट। ओके, अगर माइनस में है तो घाटा हो गया, और पॉजिटिव में है तो फायदा हो गया। तो ज़्यादातर जो है ना वो फिस्कल डेफिसिट ही होता है। आगे बताएंगे हम बिहार पर कितना कर्जा है, ठीक है। तो उससे पहले एक क्वेश्चन लेंगे। बजट 2024-25 में बिहार सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है। जैसे हम लोग देश में कहते हैं ना कि देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट इतना परसेंट है, 7% है, तो राज्य के कितना है जीएसडीपी ग्रोथ रेट, विकास कितने मतलब कैसे करने का अनुमान लगाया गया है। आंसर का 15.5%। कितना है, 15.5%। ये बहुत ही ज़्यादा माना जा रहा है। बिहार लगातार उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने वाले राज्यों में से एक बना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का ग्रोथ रेट कितनी रही है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था कि अनुमान कितना है 24-25 में, ठीक है। और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि 2023-24 का जो आर्थिक सर्वेक्षण अभी जो निकल के आया है, तो उसमें ग्रोथ रेट का कितना रहा है, टोटल जो ग्रोथ रेट है वो कितना माना गया है 2022-23 में। यहाँ 22-23 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टोटल जो डेटा है ना वो 2022-23 का ही अभी अवेलेबल है। 23-24 का टोटल डेटा अभी नहीं आया है, वो अभी भी अनुमानित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है 10.64%। क्लियर होगी बात, 10.64%। तो ये जो डेटा है ना वो आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर ये तय किया हुआ है। सकल घरेलू राज्य जो उत्पाद है वो 10.64% है। तो मैंने पहले बताया था कि जो जीडीपी या जीएसडीपी का जो कैलकुलेशन है वो दो तरीके से किया जाता है। एक आधार वर्ष दिया जाता है, ओके, ये है 2011-12, जो एक तय कर लिया जाता है कि स्थिर मूल्य उसके आधार पर यह जीएसडीपी है। और दूसरा तय किया जाता है वर्तमान मूल्य, मतलब अभी जो मूल्य है उसके अनुसार, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्लियर रखिएगा आप, ओके। मैं आगे और भी बताऊंगा इससे संबंधित ताकि क्लियर हो जाए। तो ये है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, जो कि बजट से, यानी जो बिहार का बजट पेश किया गया विधानसभा में उससे एक दिन पहले ये जारी किया गया है, ठीक है। ये 23-24 का है, सर्वे पिछले का होता है जो कि 2024 में पेश किया गया।
ओके, तो ये हम देख रहे हैं कि 10.64% है और ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इसी दौरान 2022-23 में जो वृद्धि दर थी पूरे देश की वो 7.24% थी। पूरा देश मतलब पूरे देश की जो जीडीपी थी वो 7.24% थी और बिहार के जीडीपी वो ग्रोथ कर रही थी, जीएसडीपी कहिए, बिहार के जीएसडीपी 10.64% के तौर पर ग्रोथ कर रही थी। मतलब कि देश में पहला स्थान सबसे तेज गति से ग्रोथ करने वाला जो कोई राज्य है तो वो है बिहार। ये परसेंटेज की बात हो रही है। दूसरे स्थान पर असम है जहाँ का विकास दर 10.2% रहा है। तीसरे स्थान पर दिल्ली जहाँ का विकास दर 9.2% रहा है। ये जीएसडीपी की बात हो रही है, 2022-23 की बात हो रही है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। तो इसको रुपए में भी देखते हैं। जीएसडीपी का जो डेटा है 2022-23 का, ये वित्त वर्ष 2022-23 का ये आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर, ठीक है, स्थिर मूल्य पर ये टोटल निकला है 4.42 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अगर हम बात करेंगे वास्तविक मूल्य पर यानी करंट जो प्राइस है उसके आधार पर, तो यही इसी अवधि में जो जीएसडीपी है वो 7.51 लाख करोड़ रुपए होता है। ठीक है, स्थिर मूल्य पर इतना है जीएसडीपी रुपए में और वास्तविक मूल्य पर इतना है जीएसडीपी। ओके, और अगर हम 24-25 में जीएसडीपी की बात करेंगे आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर, तो 7.5 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है 2024-25 में। और अगर हम वास्तविक मूल्य पर हम कहेंगे तो 9 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। ठीक है, तो हम आगे आपको ये दिखाते हैं। जो मेरे बगल में डेटा देख रहे हैं आप, ये है डेटा। ओके, तो ये है वर्तमान मूल्य के आधार पर। ओके, वर्तमान मूल्य के आधार पर 9,76,000 करोड़ रुपए का जीएसडीपी होने का अनुमान है। ओके, इस तरीके से ये ग्रोथ रेट हम लोग देख रहे हैं। क्लियर हो बात? मुझे लगता है इस पूरी बात आप समझ चुके होंगे। ओके, और ये जीएसडीपी में जो तेज ग्रोथ हो रहा है वो पशुधन, मत्स्य पालन, जल कृषि, फिशरीज, ये सब, खनन, बिजली, गैस, जलापूर्ति, भंडारण, एयर ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, लोक प्रशासन, इन सब में तो जो तेजी वृद्धि हुई है उसकी वजह से हम जीएसडीपी में इस तरह का ग्रोथ हम ये देख रहे हैं। ओके, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, ऐप पर भी आप बता सकते हैं जो कमेंट सेक्शन है, और यूट्यूब चैनल पर भी आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको समझने में तो पूरी बात क्लियर की जाएगी। हमारी खासियत है कि हम एक एक कमेंट्स का पूरी तरह से जवाब देते हैं, चाहे ऐप हो या यूट्यूब हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है, यानी लोक ऋण कहिए, पब्लिक डेट कितना है टोटल? आंसर 2,97,908 करोड़ रुपए, 2.97 लाख करोड़ रुपए, इतना है बकाया सार्वजनिक ऋण है। ये अनुमान है टोटल। तो इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए 2024-25 में जो टोटल यानी अभी का जो हम कर्जा लेने वाले हैं, यानी बिहार सरकार कर्जा लेने वाली है, उन सबको जोड़ दें तो ये 2.97 लाख करोड़ रुपए टोटल लोन हो जाएगा सरकार पर, ठीक है, बिहार पर। और ये जो जीएसडीपी का यानी वास्तविक मूल्य का पर जो जीएसडीपी है करेंट प्राइस पर, उसका 30.51% है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यानी देयता यानी जो भी और भी कई लायबिलिटीज़ हैं लोन के अलावा भी, अगर उन सब को जोड़ लें तो ये 3.48 लाख करोड़ रुपए होता है बिहार सरकार पर। टोटल जो बकाया है वो टोटल लायबिलिटीज़ सबको जोड़ दिया जाए तो, और ये जीएसडीपी का 35.67% हो जाता है। ठीक है, बिना लायबिलिटीज़ के केवल लोन ये इतना हुआ 2,97,908 करोड़ रुपए, और अगर हम लायबिलिटीज़ भी जोड़ देते हैं तो ये 3,48,370 करोड़ रुपए का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार बजट 2024-25 में सरकार ने यानी राज्य सरकार ने 7 निश्चय 2 की योजनाओं के लिए कितनी रकम का प्रावधान किया है? आंसर होगा 5,040 करोड़ रुपए, 5,040 करोड़ रुपए। बिहार सरकार के 7 निश्चय कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में रहना चाहिए अगर आप बिहार के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो।
पहला है युवा शक्ति बिहार के प्रगति, यानी युवाओं के लिए सरकार काम करेगी। दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, मतलब महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए सरकार काम करेगी। तीसरा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, यानी गाँव को स्वच्छ बनाया जाएगा, उसको समृद्ध किया जाएगा। सुलभ संपर्कता, यानी जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर किया जाएगा आने जाने के लिए। अगला है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, यानी स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर किया जाएगा। अगला है स्वच्छ शहर विकसित शहर, यानी शहर को साफ सुथरा रखना और उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना। और क्या है हर खेत तक सिंचाई का पानी, यानी सिंचाई का पानी हर खेत तक सभी किसानों को मिले। ये है 7 निश्चय और इसके लिए 5040 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। ठीक है, तो ये तो महत्वपूर्ण जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम बजट के डिटेल रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कुछ बातें कही, कहा कि 1 साल के अंदर में 8 लाख नौकरियां पूरी करेंगे। 5 लाख की नियुक्ति हो चुकी है। हम 10 लाख नौकरियों और 10 लाख रोजगार के लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करेंगे। कहा कि 67,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है और भी इसके अलावा और भी कई तरह के पद हैं वो सब भी भर्ती किए जाएंगे। तो ऐसा कहना है सरकार का। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपकी एग्जामिनेशन के लिए। और सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड जरूर करिएगा। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। ओके, इसका PDF भी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं आप। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। बाय।